जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम आज की क्लास से शुरुआत कर रहे हैं कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर। जो भारतीय आर्ट एंड कल्चर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा भारतीय वास्तुकला एवं स्थापत्य कला। दोस्तों ये हर एग्जाम में पूछा हुआ जाता है। लगभग 6 से 10 प्रश्न इसके आते ही आते हैं और ये अति महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों हम हर प्रश्न को साथ के साथ करते हुए चलेंगे और उसकी व्याख्या देखते चलेंगे। जो पॉइंट अति महत्वपूर्ण हो उसे आप नोट करते हुए चलें, बल्कि इसे साथ के साथ याद करते हुए चलें। जैसे ये प्रश्न आया, इसमें कालक्रम पूछा हुआ है इनके, तो इनके कालक्रम को हमें याद होना चाहिए। तो हम इनके कालक्रम को देखते हुए चलेंगे और याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये 4 कथन दे रखे हैं और ये स्मारक है। 4 स्मारकों के कालक्रम के निर्माण के बारे में हमसे पूछा हुआ है। तो पहला है हमारा तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद का निर्माण ये गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था 1320 ईस्वी से लेकर 25 ईस्वी तक, यानी कि 25 ईस्वी के बीच गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला है लोधी बाग गार्डन। लोधी बाग गार्डन ये सिकंदर लोधी के शासनकाल में स्थापित हुआ 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में, याद रहेगा आपको। 1494 ईस्वी में लोधी बाग गार्डन में बड़ा गुंबद, क्या है? बड़ा गुंबद, और ये सिकंदर लोधी के समय स्थापित हुआ। अगला है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया। लगभग 1199 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1199 में। अगला है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी? ये 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई थी, याद रहेगा। एक बार फिर देख लेते हैं। तुगलकाबाद का किला 1320 से 25 ईस्वी तक। लोधी बाग में जो बड़ा गुंबद है वो 1494 ईस्वी में, यानी कि सिकंदर लोधी ने। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में शुरू हुआ था और फतेहपुर सीकरी 1571 में राजधानी बनाई गई। इस पर कालानुक्रम देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारा 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 4। तो 3 1 2 4 ऑप्शन बी क्या है इसमें? राइट होगा। हमें इसकी सन याद करनी है, ना कि हमें प्रश्न के ये कूट क्या करनी है, सन याद करनी है। तुगलकाबाद का किला 1320 से 25, लोधी बाग 1494, कुतुब मीनार 1199, फतेहपुर सीकरी 1571 में, याद हो जाएंगी। आगे प्रश्न देख लेते हैं, इनमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभी आपको बताया, सबका विश्लेषण देखते हुए चलेंगे। विश्लेषण में है, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिला बनवाया, याद रहेगा। और इसे वर्ष 1993 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये भी पॉइंट याद करना है। 1993 में कुतुब मीनार को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320-25 ईस्वी में किलेबंदी वाले तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया, जिसमें कितने द्वार हैं? 52 द्वार हैं। पॉइंट याद करते हुए चलना है हमें। लोधी बाग स्थित बड़ा गुंबद 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के शासनकाल में निर्मित स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, याद रहेगा। लोधी बाग में जो बड़ा गुंबद है वो 1494 ईस्वी में बनाया गया। किसने बनवाया? सिकंदर लोधी ने, याद रहेगा। अगला है पॉइंट, आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1571 ईस्वी से 1573 ईस्वी के मध्य कराया था। फतेहपुर सीकरी 1572 ईस्वी में 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। ये भी याद रहेगा, पॉइंट बिल्कुल याद रहेगा। अगला पॉइंट है एलिफेंटा द्वीप के संबंध में। एलिफेंटा द्वीप को आपको बता दें, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई के निकट, मुंबई से 3 किलोमीटर। और इसमें यानी कि हाथी के पत्थर के जो है हाथी बने हुए हैं,
पत्थर के हाथी इसमें बने हुए हैं, हाथी की मूर्ति बनी हुई है, इसलिए इन्हें हेलीपेंटा कहते हैं। तो इसके संबंध में हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है, यानी कि ये कथन सही है वो पूछा हुआ है। हम इसके सही कथन ही देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हमें गलत कथन देखने का कोई फायदा नहीं होगा। सही कथन क्या है इसका? यह पाशुपत संप्रदाय के से संबंध है। बिल्कुल पॉइंट याद करना, एलिफेंटा द्वीप जो है जो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। किससे? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है? एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में मुंबई से 3 किमी दूर अरब सागर में स्थित है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण इसे एलिफेंटा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एलिफेंटा नाम दिया था, एलिफेंटा। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है इसमें एक विशाल गुफा मंदिर है जो भगवान शिव से संबंधित है। इसमें भगवान शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यथा कथन बी और सी भी नहीं, सही नहीं है। अगला है यह पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। किससे? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। इस प्रकार डी ऑप्शन सही है। अगला है हमारा कथन प्रश्न, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 4 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह के साथ हुआ जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती थी। तो बिल्कुल कथन एकदम सही है। गुप्तकालीन के जो मंदिर थे उनकी शुरुआत गर्भगृह के साथ ही हुई थी जिसमें देव मूर्ति भी स्थापित की जाती थी। अगला कथन है इस काल में मंदिरों की छतें अधिकांशतः सपाट होती थी, किंतु शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका था। ये भी कथन बिल्कुल क्या है? सही है। दोस्तों इन कथनों को ऐसे ही मन में बिठाते हुए चलना है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। अगला कथन है कानपुर स्थित भीतर गांव का मंदिर केवल ईंटों से ही निर्मित है। ये भी कथन सही है। इसमें एक पॉइंट याद रखना, भीतर गांव मंदिर ये कानपुर में स्थित है। भीतर गांव मंदिर कानपुर में स्थित है, केवल ईंटों से निर्मित है। अगला है मंदिरों के द्वार एवं स्तंभ मंदिरों के भीतर भाग की तरह ही अलंकृत एवं सुसज्जित थे। दोस्तों इस प्रश्न में क्या दे रखा है? मंदिरों के द्वार एवं स्तंभ, जो मंदिरों के द्वार एवं स्थित थे वो अलंकृत एवं सुसज्जित थे, लेकिन जो मंदिर का भीतरी भाग था वो अलंकृत और सुसज्जित नहीं था। क्या नहीं था? अलंकृत और सुसज्जित नहीं था। अलंकृत और सुसज्जित नहीं था, ये तो थी पर ये नहीं था। तो इस प्रकार ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। दोस्तों इसमें आंसर कौन सा होगा? तो यही आंसर होगा। क्यों आंसर होगा? ऑप्शन डी आंसर होगा। गलत आंसर हमसे पूछा हुआ है। ओके, प्रश्न हमारा पूरा देख लिया। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में विकल्प डी सही नहीं है। चबूतरे पर निर्मित इन मंदिरों में द्वारपाल के स्थान पर मकर वाहिनी गंगा एवं कूर्मु वाहिनी यमुना की प्रतिमाएं बनी थीं। मंदिर का भीतरी भाग सादा होता था जबकि द्वार एवं स्तंभ अलंकृत होते थे। मैंने आपको बताया मंदिर का भीतरी भाग सादा था। मंदिर में गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दालान होता था जिसमें एक सभा भवन से होकर प्रवेश किया जाता था। याद रहेंगे ये पॉइंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 15वीं शताब्दी में रोम के स्थापत्य की नई शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो रोम की स्थापत्य शैली थी उससे संबंधित है। उससे क्या है? संबंधित है। सही कथन पूछा है। कथन है पहला, अतीत से पूरी तरह विच्छेद इसकी विशेषता थी। क्या थी? विच्छेद इसकी विशेषता थी। तो ये कथन क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये अतीत से पूरी तरह अलग नहीं थी। क्योंकि इसमें जो अतीत यानी कि जो बीते हुए समय थे ये उसमें इसकी विशेषता इसमें थी, कुछ कुछ इसकी विशेषता इसमें थी। तो ये इसलिए ये क्या हुआ? कथन गलत हो जाएगा। अतीत की जो विशेषता थी वो इसमें थी, पूरी तरह से नहीं थी। पूरी तरह से नहीं थी, विशेषता थी पर पूरी तरह से नहीं थी। अगला इसमें यह वस्तुतः साम्राज्यिक रोमन शैली का पुनरुत्थान था। क्या था? पुनरुत्थान था। तो ये कथन सही है। यह साम्राज्यिक रोमन शैली का पुनरुत्थान था। जब रोमन शैली भारत में आई तो उसका पुनरुत्थान हुआ था। अगला पॉइंट है क्लासिकी शैली से
परिचित वास्तुकारों को धनी व्यापारियों और अभिजनों द्वारा नियुक्त किया जाता था। यानी कि क्लासिकी शैली से परिचित वास्तुकारों को धनी व्यापारियों और अभिजनों द्वारा नियुक्त किया जाता था। ये भी कथन क्या होगा हमारा सही होगा। इसमें हमारे लास्ट के 2 कथन सही हैं, 2 और 3, तो ऑप्शन बी राइट होगा, केवल 2 और 3। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, अंग्रेजों ने भारत में जो स्थापत्य शैली अपनाई उसे नव रोमन शैली भी कहा जाता है। नई दिल्ली का स्थापत्य इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दिल्ली को हिंदुस्तान का रोम कहा जाता है। इसमें प्राच्य रूपांकों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, अतः कथन एक सही नहीं है। भरपूर जो प्राचीन थे उनका भरपूर इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल निर्माण किया गया है, इसलिए कथन क्या है गलत है। आगे इसके पॉइंट देख लेते हैं। आगे व्याख्या में देखा है, यह शैली तत्कालीन भारत में चल रही सभी स्थापत्य शैलियों का संगम है। अपनी हाइब्रिड प्रकृति के कारण इसमें सादगी, आधुनिकता और उपयोगिता के साथ समझौता भी करना पड़ा। इसकी क्लासिकी शैली से परिचित वास्तुकार धनी व्यापारियों और अभिजनों द्वारा नियुक्त किए जाते थे, अतः कथन 2 और 3 सही है। क्या है? कथन 2 3 सही है। अगला प्रश्न क्या होगा इसमें? अगला प्रश्न है स्थापत्य कला की बेसर शैली से संबंधित। जो स्थापत्य कला की बेसर शैली है उससे संबंधित है, बेसर शैली से संबंधित है। यह शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का मिला जुला रूप है। बिल्कुल सही है। जो बेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ शैलियों का मिला जुला रूप है। क्या है? मिला जुला रूप है। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण के कावेरी नदी तक पाए जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत होगा। क्या गलत होगा? इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कावेरी तक नहीं, कृष्णा नदी तक। कहाँ तक? कृष्णा नदी तक, याद रखना, कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार ये कथन गलत होगा। खजुराहो के मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में का दर्जा दिया है। ये कथन भी गलत होगा। क्यों? जो खजुराहो के मंदिर हैं वो इस बेसर शैली के नहीं, नागर शैली के उदाहरण है। किसके? नागर शैली के उदाहरण है। ये याद रखना, ये बेसर शैली के उदाहरण नहीं है, नागर शैली के उदाहरण है। इस प्रकार दोनों कथन ये गलत हो गए। पहला कथन सही है, तो आंसर क्या होगा? केवल एक सही है, केवल एक सही है। याद रखना, खजुराहो के मंदिर किसके उदाहरण है? ये किसके उदाहरण है? तो ये नागर शैली के उदाहरण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, कथन फर्स्ट सही है, कथन 2 और 3 सही नहीं है। हिमालय से विंध्याचल तक नागर शैली कौन सी है? हिमालय से लेकर विंध्याचल तक नागर शैली प्रचलित है। और बेसर शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के उदाहरण हैं, ना कि बेसर शैली के। याद रहेंगे ये पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मिलान कीजिए। मिलान है राजवंश है और वास्तुकार है। क्या है? राजवंश और वास्तुकार है। पहला है चालुक्य। तो चाणक्य ने ये पट्टडकल मंदिर बनाया। पट्टडकल मंदिर चालुक्य ने बनवाया। अगला है होयसल। होयसल के मंदिर ये केशव मंदिर सोमनाथपुर मंदिर, जो केशव मंदिर जो सोमनाथपुर में है ये होयसल ने बनवाया। याद रहेगा, केशव मंदिर सोमनाथपुर में है, ये होयसल ने बनवाया। अगला है पांड्य ने ये चिदंबरम मंदिर का पूर्वी गोपुर ये किसने बनवाया? पांड्य ने बनवाया। चिदंबरम मंदिर का पूर्वी गोपुर पांड्य ने बनवाया। अगला है पूर्वी गंग या गंगवंश, इसने बनवाया सूर्य मंदिर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो गंगवंश ने बनवाया, नरसिंहदेव फर्स्ट ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले इसका कूट देख लेते हैं, कूट कौन सा सही होगा? तो कूट कौन सा सही होगा? यानी कि डीपर वन इसमें दे रखा है, और सी पर फोर इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। सही है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में क्या दे रखा है? व्याख्या है, पट्टडकल के मंदिर चालुक्य कालीन स्थापत्य पूरे निखार पर है, अतः 1987 ईस्वी में विश्व की विरासत
सूची में शामिल किया गया है। किसमें? विश्व की विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है चिदंबरम मंदिर विभिन्न पांड्य राजाओं एवं स्थानीय शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। यानी कि चिदंबरम मंदिर है पांड्य राजाओं द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगला है कोणार्क के सूर्य मंदिर पुरी ओडिशा का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा मंदिर स्थापत्य नागर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि दो कथन दे रखे हैं और उन्हें देखना है। पहला कथन है हमारा इस शैली के मंदिर सामान्यतः हिमालय तथा विंध्य के क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। अभी आपको बताया कि नागर शैली के हैं वो हिमालय से विंध्य क्षेत्र के बीच पाए जाते हैं। याद रखना। अगला इस शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण इसका पिरामिडी शिखर है। क्या है? पिरामिडी शिखर। बिल्कुल कथन गलत है। क्यों गलत है? पिरामिडी शिखर जो है वो द्रविड़ शैली का है। किसका? द्रविड़ शैली का उदाहरण है। किसका? द्रविड़ शैली का। याद रहेगा द्रविड़ शैली का उदाहरण है कौन सा? जो पिरामिड नुमा है द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ये गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, केवल एक सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कुछ अधूरा सा लग रहा होगा आपको। व्याख्या है मंदिर स्थापत्य की नागर शैली का विकास हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र तक हुआ है। यह मंदिर मुख्यतः नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप में निर्मित होते थे। कथन एक सही है। अगला है प्रकार यानी कि चार दीवारी, गोपुर, प्रवेश द्वार, वर्गाकार, अष्टकोणीय, गर्भगृह रथ, पिरामिड नुमा शिखर मंडप, विशाल संकेतीय प्रांगण तथा अष्टकोणीय मंदिर संरचना द्रविड़ शैली की विशेषताएं हैं, ना कि नागर शैली की। याद रहेगा जो पिरामिड नुमा है वो नागर शैली की नहीं, द्रविड़ शैली की विशेषताएं ये सब। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है इंडो इस्लामिक वास्तुशैली और स्थान, और इसमें से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। सुमेलित पूछा हुआ है। पहला है शाही शैली, तो ये दिल्ली की है। दूसरी है दक्कनी शैली, जो दक्कनी शैली है वो किसकी है? दक्कनी शैली ये बीजापुर की है, ना कि जौनपुर की। बीजापुर और गोलकुंडा की है ये दक्कनी शैली। बीजापुर और गोलकुंडा की है दक्कनी शैली। अगली है प्रांतीय शैली। प्रांतीय शैली कहाँ की है? ये गुजरात की है। ये प्रांतीय शैली गुजरात की है। इसमें याद रखें शाही शैली दिल्ली, प्रांतीय शैली गुजरात, दक्कनी शैली बीजापुर और गोलकुंडा। याद रहेंगे ये शैली, याद कर लेना। इसमें से पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 1 और 3 सही है, तो केवल एक और ऑप्शन राइट होगा, 1 और 3। इसकी व्याख्या में देखते हैं, इसमें मिलान दे रखा है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अध्ययन को पारंपरिक रूप से निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया है। पहला है शाही शैली दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली मांडू गुजरात बंगाल जौनपुर, मांडू गुजरात बंगाल जौनपुर प्रांतीय शैली। मुगल शैली दिल्ली आगरा लाहौर मुगल शैली। दक्कन शैली बीजापुर गोलकुंडा। याद रहेंगे। अगला है ऐहोल वास्तुकला से संबंधित प्रश्न है। इसमें से सत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमसे असत्य कथन पूछा हुआ है दोस्तों। असत्य कथन इसमें से देखने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है चालुक्य युग में ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता था। एकदम कथन सही है। जो चालुक्य युग था उसमें ऐहोल को ही मंदिरों का नगर कहा जाता था। अगला कथन है ऐहोल के हिंदू गुहा मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर का निर्माण जिसे लार्ड खां कहा जाता है। किसे? लार्ड खां कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है हमारा कथन। अगला ऐहोल में ही रवि कीर्ति ने विजेंद्र का मंदिर बनवाया जिसे मोगती या मेगुती मंदिर कहा गया है। ये भी कथन सही है इसमें। अगला है भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले ऐहोल के मंदिर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। ये कथन क्या है? गलत है। क्यों गलत है? ये प्राचीन मंदिर की कोटि है, ये ऐहोल के मंदिर है, ये महाराष्ट्र में नहीं कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। याद करना कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में भी कहाँ? बीजापुर में।
कर्नाटक में बीजापुर में, याद रहेगा, महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक बीजापुर में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में, भारत की प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले ऐहोल मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में अवस्थित हैं। कहाँ स्थित है? कर्नाटक बीजापुर में। चालुक्य युग में ऐहोल कला स्थापत्य का प्रमुख केंद्र था। ऐहोल कला स्थापत्य जो चालुक्य युग में था। यहाँ अधिकांश मंदिर विष्णु शिव के हैं। ऐहोल से चालुक्य शासक पुलकेशियन तृतीय, कौन से? पुलकेशियन तृतीय का लेख मिला है, जो एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी, अतः कथन डी सही नहीं है। ओके, राइट हो गया। अगला प्रश्न है, अमरावती स्थापत्य शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? अमरावती से संबंधित है। अमरावती शैली का विकास चालुक्य शासकों के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ है। किसकी नदी किनारे? कृष्णा नदी के किनारे हुआ है। तो ये चालुक्यों के शासकों के समय नहीं, ये सातवाहन के समय हुआ था। किसके? सातवाहन के सातवाहन के संरक्षण में हुआ है, याद रखना। चालुक्य शासकों का नहीं, सातवाहन के लिए। इसलिए क्या है, पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं। अमरावती शैली का विकास सातवाहन के संरक्षण में कृष्णा नदी के किनारे हुआ है, तब तो ये कथन सही हो जाता। अगला है हमारा, अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों के प्रयोग में अधिक बल दिया गया है। ये भी सही है, गतिशील आकृतियों के प्रयोग में अधिक बल दिया गया है। अगला है, इस शैली में मूर्तियों में त्रिभंग आसन का अत्यधिक प्रयोग किया गया है, यानी कि तीन बार झुके हुए में प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार ये भी कथन सही है। 2 और 3 कथन सही है इसमें। प्रश्न में पूछा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखना, गलत कथन पूछा हुआ है, तो हमारा पहला ही कथन गलत है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या है, अमरावती शैली का विकास भारत के दक्षिणी भारत में सातवाहन के संरक्षणों के में कृष्णा नदी के किनारे हुआ, जहां गांधार और मथुरा शैलियों में एकल आकृतियों पर बल दिया गया है। वहीं अमरावती शैली में गतिशील आकृतियों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है। इस शैली में मूर्तियों में त्रिभंग आसन, 3 झुकाव के साथ शरीर का अत्यधिक प्रयोग किया गया, अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देख रखा है इसमें, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? जो पंचायत शब्द है वो किसे निर्दिष्ट करता है? तो आप सभी को पता होगा, पंचायतन एक शैली है और वो मंदिर निर्माण की शैली है। किसकी? मंदिर निर्माण की रचना शैली है। ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब वे मुख्य 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ होता है। आमतौर पर हिंदू मंदिर पश्चिम पूर्व धुरी के साथ बनाया जाता है। ऐसे में 4 सहायक मंदिर उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित होंगे। पंचायत मंदिर के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर, खजुराहो मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और भुवनेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश मंदिर और गोंडेश्वर मंदिर। दोस्तों, ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम 12वें क्वेश्चन से हल करेंगे। कौन से क्वेश्चन से? 12वें क्वेश्चन से हल करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में 12वें क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप इस क्लास को पूरा पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।